क्या कभी एक चुनाव, सिर्फ एक चुनाव, हमें आज की राजनीति की पूरी तस्वीर दिखा सकता है? आज हम यही करने जा रहे हैं। हम काशीपुर के चुनावी मैदान में उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जीत और हार के पीछे की रणनीति असल में काम कैसे करती है, आंकड़ों के पीछे क्या छिपा होता है और जमीन की हकीकत को एक जनादेश में कैसे बदला जाता है। तो ये कहानी है काशीपुर की। देखिए, ये सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण नहीं है। इसे एक आईने की तरह समझिए, जिसमें हम भारत की राजनीति के बदलते हुए रंगों को साफ साफ देख सकते हैं। यहाँ जो हुआ वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। जमीनी मुद्दे क्या होते हैं, वोटर्स की उम्मीदें क्या होती हैं, और सबसे जरूरी, एक वैज्ञानिक सोच के साथ बनाई गई राजनीतिक रणनीति में कितनी ताकत होती है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले काशीपुर की जमीनी हकीकत समझेंगे, फिर आंकड़ों में उतरेंगे, जनादेश का विश्लेषण करेंगे, उम्मीदवार के प्रोफाइल को देखेंगे और आखिर में एक कामयाब चुनावी रणनीति के पूरे ब्लूप्रिंट को समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। किसी भी चुनाव को समझने के लिए आंकड़ों से पहले जमीन को समझना पड़ता है। तो आइए पहले काशीपुर के लोगों को, वहां के सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, क्योंकि कोई भी रणनीति हवा में नहीं बनती, वो हमेशा जमीन से ही उपजती है। काशीपुर का समाज देखिए, ये कई रंगों से मिलकर बना है। ये सिर्फ एक चार्ट नहीं है, ये अपने आप में एक राजनीतिक पहेली है। यहाँ करीब 28% मुस्लिम आबादी है, तो 23% पहाड़ी और कुमाऊनी समुदाय के लोग हैं। साथ में बंगाली, पूर्वांचली भी हैं। यही विविधता, यही यहाँ की राजनीति को इतना जटिल और दिलचस्प बनाती है। हर समुदाय की अपनी आवाज है, अपनी उम्मीदें हैं, अपनी शिकायतें हैं। एक कामयाब रणनीति के लिए इन सभी समीकरणों को साधना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, नंबर्स, क्योंकि ये वो कहानी बताते हैं जो अक्सर सतह पर दिखाई नहीं देती। आइए 2022 के जनादेश को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इन संख्याओं के पीछे क्या संकेत छिपे थे। ये नंबर देखिए, 16,335। 2022 में कांग्रेस उम्मीदवार की हार का ये मार्जिन था। किसी भी रणनीति की शुरुआत चुनौती को सही सही समझने से होती है, और ये आंकड़ा, यही वो चुनौती थी जिसे पार करना था। ये चार्ट उस फासले को और भी साफ कर देता है। बीजेपी का वोट शेयर करीब 43%, कांग्रेस का 28.4%। लेकिन असली कहानी इस 28.8% में छिपी है। ये वो वोट है जो एएपी और बीएसपी जैसे दूसरे उम्मीदवारों को मिले। मतलब एक बहुत बड़ा तबका, करीब करीब 1/3 वोटर्स दोनों बड़ी पार्टियों से अलग एक विकल्प खोज रहे थे। ये नाराजगी का भी संकेत था और एक अवसर का भी। और यहाँ एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। 2017 तक वोटिंग करीब 70% के आसपास रहती थी, लेकिन 2022 में ये गिरकर सिर्फ 63.9% पर आ गई, लगभग 5.5% की गिरावट। ये मामूली नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि हजारों वोटर्स घर से बाहर ही नहीं निकले। क्यों? क्या वो निराश थे या उन्हें कोई भी उम्मीदवार अपनी पसंद का नहीं लग रहा था? यहीं से असली कहानी की परतें खुलना शुरू होती हैं, क्योंकि खामोश वोटर अक्सर व्यवस्था से अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा होता है। तो ये तो थे आंकड़े, लेकिन इन आंकड़ों के पीछे की वजह वो क्या थी? चलिए अब उन मुद्दों की पड़ताल करते हैं जिन्होंने वोटर्स के फैसले पर असर डाला, और समझते हैं कि उस 5.5% की गिरावट के पीछे की कहानी क्या थी। ये समझना हमारे संवैधानिक मूल्यों के भी अनुरूप है, जो हर नागरिक को जानकारी के आधार पर अपनी बात जिम्मेदारी से रखने का अवसर देता है, ताकि लोकतंत्र की बुनियाद मजबूत हो। तो सवाल ये है कि काशीपुर के लोगों की असल परेशानी क्या थी? वो कौन से मुद्दे थे जो उनके रोजमर्रा के जीवन पर, उनकी रोजी रोटी पर सीधा असर डाल रहे थे? काशीपुर के किसान का ये बयान वहां के कृषि संकट की पूरी कहानी कह देता है। जब पानी 70 फीट नीचे चला जाए तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे आजीविका का संकट बन जाता है। पानी नहीं तो खेती कैसे होगी, और खेती नहीं तो जिंदगी कैसे चलेगी? ये डर, ये चिंता वहां जमीन पर महसूस की जा सकती थी। और बात सिर्फ पानी की संकट की नहीं थी। इस टेबल को देखिए, खेती के लिए पानी की कमी, बेरोजगारी, जिसके कारण युवा शहरों की तरफ भाग रहे थे, हर साल आने वाली बाढ़ और पानी निकलने की खराब व्यवस्था, टूटी फूटी सड़कें, ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, और इन्हीं सब ने मिलकर लोगों के मन में बदलाव की एक बहुत मजबूत इच्छा पैदा कर दी थी, और मौजूदा व्यवस्था के प्रति एक गहरी निराशा भी। अब आते हैं उम्मीदवार पर।
किसी भी चुनाव में, खासकर भारत में, उम्मीदवार का अपना व्यक्तित्व एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। चलिए उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि चुनावी समीकरण पर उनका क्या असर पड़ रहा था। उम्मीदवार के पक्ष में दो बड़ी बातें थीं। एक, मजबूत आर्थिक आधार जो एक लंबी चुनावी लड़ाई के लिए जरूरी होता है, और दूसरा, एक साफ सुथरी छवि जिस पर कोई आपराधिक मामला नहीं था। लेकिन तीन बड़ी कमजोरियां भी थीं। कोई पिछला विधायी अनुभव नहीं था, वंशावत का एक टैग लगा हुआ था, और सबसे बड़ी कमी, जमीन पर पार्टी का संगठन बहुत कमजोर था। तो ये एक मिला जुला प्रोफाइल था जहां मौके भी थे और गंभीर चुनौतियां भी। तो हमने समस्या को समझ लिया, जमीन की हकीकत देख ली और उम्मीदवार की स्थिति का भी विश्लेषण कर लिया। अब सवाल उठता है समाधान का। इस मुश्किल चुनावी लड़ाई को जीतने के लिए आखिर क्या रणनीति बनाई गई? इस रणनीति को नाम दिया गया चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब 4 मोर्चों पर एक साथ काम करने की एक पूरी योजना। इसका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं था, मकसद था हर तरफ से जीत को पक्का करना, वोटर को समझकर, संगठन को मजबूत करके, सही कहानी लोगों तक पहुंचाकर और संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल करके। इस रणनीति के ये 4 स्तंभ थे। पहला, चुनावी, मतलब बीजेपी विरोधी वोटों को बिखरने से रोकना और जरूरी समुदायों को अपने साथ लाना। दूसरा, संगठनात्मक, जमीन पर जो पार्टी का संगठन कमजोर पड़ गया था उसे बूथ लेवल से फिर से खड़ा करना। तीसरा, कथात्मक, चुनाव की पूरी बहस को ध्रुवीकरण से हटाकर विकास, पानी और रोजगार जैसे असली मुद्दों पर ले आना। और चौथा, संसाधन, अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल संगठन की कमियों को भरने और अपना संदेश हर घर तक पहुंचाने के लिए करना। ये चारों मिलकर ही एक मजबूत और पूरी रणनीति बनाते हैं। और ये टाइमलाइन दिखाती है कि इस रणनीति को जमीन पर उतारा कैसे गया। चुनाव से 90 दिन पहले लोगों की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किए गए। 60 दिन पहले रोड शो और सेवा अभियानों से लोगों से संपर्क बढ़ाया गया। 30 दिन पहले छोटे छोटे पर्चों और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए सिर्फ मुद्दों पर फोकस किया गया। और आखिर में चुनाव के दिन एक वॉर रूम बनाया गया ताकि हर वोटर को बूथ तक पहुंचाया जा सके। हर एक कदम पहले से सोचा हुआ था। तो इस पूरे विश्लेषण से हम सीखते क्या हैं? काशीपुर का ये केस स्टडी हमें आज की राजनीति और चुनाव प्रबंधन के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक देता है, और ये हमें हमारी जिम्मेदारी भी याद दिलाता है। भारत के डीबीडीपी फ्रेमवर्क के तहत ये बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति की निजता का सम्मान हो, उनकी सहमति के बिना उनकी जानकारी का इस्तेमाल न किया जाए, चाहे वो एक राजनीतिक अभियान ही क्यों ना हो। ये एक बुनियादी सिद्धांत है। सबसे बड़ा सबक ये है कि चुनाव हवाई बातों से नहीं, बल्कि जमीन के मुद्दों और लोगों की असली शिकायतों को दूर करने के वादे पर जीते जाते हैं। डेटा हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ, बल्कि वो ये भी बताता है कि क्यों हुआ। एक कमजोर संगठन किसी भी मजबूत उम्मीदवार को हरा सकता है, और आखिर में लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक साफ, सीधी और सच्ची कहानी कहना सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे राजनीतिक दल डेटा और रणनीति का इस्तेमाल करके वोटर्स को और भी बेहतर तरीके से समझने लगेंगे, लोकतंत्र के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब होगा? क्या इससे वोटर और मजबूत होगा, या वो सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएगा? इस पर सोचने की जरूरत है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।